So hey homies, welcome back to our novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। So homies, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा जहाँ पे वांग लिन का सामना यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के डिवाइन सेंस के पीछे से हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टैटू क्लैन की होली एंसेस्टर थी वो यहाँ पर वांग लिन को अपने टैटू क्लैन की एक और बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक देती है जिसे कि वो 4 अलग अलग तरह से यूज कर पाएगा। अब वांग लिन फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू करने पे फोकस करता है क्योंकि अगर उसे लॉस को यूज करना है अच्छे से, लॉ ऑफ द वर्ल्ड हो या फिर किसी और चीज की लॉ ही क्यों ना हो, तो वांग लिन को अगर इसे अच्छे से यूज करना है तो इसे निर्वाणा शैटर पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। यहाँ पे वांग लिन फाइनली निर्वाणा स्क्रायर के लेट स्टेज के पीक पे ब्रेक थ्रू कर लेता है कि तभी यहाँ पर उसका सामना याओ ज़िक्ज़ियो से होता है। लेकिन यहाँ पे वांग लिन उस एंशिएंट वाइट डेमन को उसकी बॉडी से आजाद करके उसे डिवोर कर जाता है, साथ ही यहाँ पर उसकी मेमोरीज को भी पूरी तरीके से यहाँ पे वो मिटा चुका था। पर वांग लिन जानता है कि अगर उसे अपने दाव के अंदर मौजूद इस फ्लॉ को हटाना है तो उसे अपने कर्मा को पूरा करना होगा। तो वो यहाँ पे याओ ज़िक्ज़ियो और उसके फादर यानी कि ब्लड एंसेस्टर इन दोनों को मिला देता है और आजाद कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो वर्मिलियन सेक्ट के जितने भी एल्डर्स थे वो यहाँ पर वांग लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा यहाँ डीमन स्पिरिट लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान वांग लिन हेवन डिफाइंड वीट के जरिए से अपने माइंड को फ्यूज कर चुका था और अब उसके जरिए से यहाँ पर बहुत हायर लेवल के लॉस को देख पा रहा था और डिवाइन सेंस उसका फैलते फैलते सीधा यहाँ पर जो कल्टीवेशन अलायंस का जो टेरिटोरियल एंट्रेंस है बिल्कुल वहां पे आके पॉज कर जाता है। और अब आगे हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन का डिवाइन सेंस जो था वो यहाँ पर हेवन डिफाइंड बीट के जरिए से काफी हद तक एक्सपेंड कर चुका था और अब ये बिल्कुल कल्टीवेशन अलायंस के डीप में भी जा चुका था, जहाँ पर एक जायंट से वोर्टेक्स के अंदर उसे एक मिस्टीरियस सा टावर नजर आता है जिसके अंदर एक सिंगल बंदा मौजूद था और इसकी जो पावर की ऑरा है ना ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर माना तो ये सबसे ताकतवर और ना माना तो ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये बंदा अकेले बैठा हुआ था और दिखने में काफी ज्यादा यंग लग रहा था और वांग लिन का जो डिवाइन सेंस था वो यहाँ पे इस पे रुकता नहीं बल्कि वांग लिन तो और ज्यादा आगे एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड था और ये लगातार एक्सपेंड किए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके पास ही मौजूद एक वॉल में एक छोटा सा बेल लगा हुआ था और जो कि हल्के से हवा के झोंके से भी हिल सकता है, जिसकी आवाज आती है तो वांग लिन का जब डिवाइन सेंस गुजरता है तो यहाँ पर इससे आवाज आती है। अब जाहिर है इतने पावरफुल कल्टीवेटर के रूम में कुछ भी नहीं सिवाय इस बेल के, तो कोई ना कोई बात तो इसमें जरूर होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बंदे तक को भनक नहीं लगता। अब वांग लिन का जो ये डिवाइन सेंस था जो कि हेवन डिफाइंड बीट के चलते काफी हद तक बढ़ चुका था, ये अब यहाँ कल्टीवेशन अलायंस के आसपास के सराउंडिंग में जितने प्लैनेट्स थे इन सभी को सरपास करते हुए अब मास्टर फ्लेम स्पार्क के भी आगे निकल चुका था, यानी कि जहाँ पर वो वॉर चल रही थी वहाँ पर उससे भी आगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज मेंशन कराना चाहूंगी कि अगर इसके डिवाइन सेंस का अंदाजा लगाना चाहो तो इस बात से ही लगा लो कि अलायंस स्टार सिस्टम और ऑल हेवन स्टार सिस्टम का वॉर जब शुरू हुआ था तो वहाँ से वांग लिन को तियानियन प्लेनेट में पहुँचने में कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। लेकिन यहाँ वांग लिन का जो डिवाइन सेंस है पलक झपकते ही किस हद तक एक्सपेंड कर चुका है। इस दौरान ये बढ़ते बढ़ते उसी प्लेनेट पे पहुंच जाता है जिसके बारे में मास्टर हुआ लॉन्ग ने एक बार बताया था, यानी कि रैंक 9 की वही कल्टीवेशन प्लेनेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिखने में गोल्डन येलो कलर का था। इस दौरान वांग लिन का डिवाइन सेंस बढ़ते बढ़ते एक मिस्टीरियस सी चीज को लोकेट करता है जो कि काफी दूर दराज के इलाके में मौजूद था और ये था एक ट्रांसफर अरे। यहाँ पे अगर तुम्हें मास्टर हुआ लॉन्ग की बात याद होगी तो तुम्हें याद होगा कि उन्होंने कहा था कि न जाने वो दिन कब आएगा जब ये रैंक 9 का प्लेनेट बैटल में उतरेगा और तब इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। बेसिकली वो इन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके अकॉर्डिंग ये लोग काफी ज्यादा एरोगेंट भी बन चुके थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में ये ट्रांसफर अरे जो है वो सीधा बिना किसी परेशानी के ब्रिलियंट वॉइड रियलम से जोड़ता है। और हाँ, यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाहिद एक ऐसा टेलीपोर्टेशन अरे है और एक ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए से उस वॉइड रियलम में जाया जा सकता है। इसी के चलते कल्टीवेशन अलायंस स्टार सिस्टम के आसपास के जितने प्लैनेट्स हैं उनके सराउंडिंग में ये मौजूद था, यानी कि ये गोल्डन येलो वाला प्लेनेट है क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो ब्रिलियंट वॉइड है और कल्टीवेशन अलायंस है इन दोनों ने साथ मिलकर जो 4 डिवाइन सेक्ट है उस पे हमला किया था और बस तब से लेकर ही इनकी जो मित्रता है यानी कि इनकी जो फ्रेंडशिप है ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जाहिर है एक दोस्त से दूसरे दोस्त के घर जाने का रास्ता तो यहीं पे मौजूद होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का डिवाइन सेंस काफी हद तक एक्सपेंड कर चुका था। अब वो इस प्लेनेट के बिल्कुल डीप में जाने लगता है और
उससे होके गुजरता है एक ओल्ड मैन, जो कि इमीडिएटली इस चीज को नोटिस करते हुए वांग लिन से इंट्रोडक्शन मांगते हैं, लेकिन वांग लिन जैसे इसे ध्यान ही नहीं देता और आगे बढ़ता चला जाता है। और तभी एक ऐसा लोकेशन आता है जहाँ पर वांग लिन बिल्कुल ठहर जाता है। उसका जो मिस्टीरियस स्टेट था जिसमें वो बिल्कुल खो चुका था, यहाँ पे वो स्टेट गायब हो चुका था। उसकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं और हेवन डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद वांग पिंग का जो सोल था वो यहाँ पे बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। इतने साल में पहली बार वांग पिंग जो कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद था, उसकी बॉडी में हलचल होती है और ये चीज वांग लिन फील कर लेता है। और यहाँ पर वांग लिन को दो लोग नजर आते हैं, जिनमें से एक जो था जिसकी वो कभी नहीं भूल सकता वो थी वांग पिंग की माँ लू मेई। और यहाँ उसके सामने एक इनोसेंट सोल मौजूद थी, यानी कि एक दूसरी लड़की जो कि और कोई नहीं बल्कि लिटिल ज़ोरू थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ यहाँ पे लिटिल वाइट भी मौजूद था और ज़ोरू बार बार यही कहती है कि न जाने मैं यहाँ से अपने घर वापस कब जा पाऊंगी। और लू मेई उसे कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक बार तो अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लो और उस लेवल तक पहुंचा दो जहाँ तक मैं चाहती हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पे वांग लिन पूरी तरीके से होश में आ चुका था और उसे देखते साथ ही लू मेई कहता है। और यहाँ पे जैसे लू मेई ये आवाज सुनती है, यानी कि ये नाम लू मेई, तो यहाँ पर वो भी पैनिक कर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि तभी उसके कदम लड़खड़ाते हैं। यहाँ पर अब जबकि वांग लिन का होश आ चुका है तो इसका कंट्रोल वापस आ चुका था। तो यहाँ पे जो डिवाइन सेंस हेवन डिफाइंड बीट के चलते फैला था वो तेजी से वापस जाने लगता है और जहाँ जहाँ से ये गुजरता है वहाँ वहाँ सभी को इसका एहसास होता है। वांग लिन यहाँ पर इस रियलम से बाहर आता चला जाता है, सीधा जहाँ जहाँ से वो गया था वहाँ वहाँ अब लोगों को इसकी प्रेजेंस महसूस होती है। और यहाँ पर उसी वॉर्टेक्स के अंदर टावर के अंदर जो बंदा मौजूद था, अब यहाँ पे पहले जो वांग लिन को नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार क्योंकि वांग लिन अपना कंट्रोल वापस पा चुका था तो उसे डिटेक्ट कर पाना सबके लिए आसान हो जाता है। ये बंदा भी हैरान था कि इस लेवल का कल्टीवेटर और यहाँ तक का डिवाइन सेंस। इसी दौरान हम सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को देखते हैं जो कि यहाँ पे कल्टीवेशन अलायंस की तरफ ही उन्हें पूरी तरीके से मसलने के लिए बढ़ रहा था। साथ ही उसे वो सारे अधूरे सवालों के जवाब भी चाहिए थे कि आखिर वो क्यों ऐसा बन चुका था, तो इसलिए वो और उस डायरेक्शन में जा रहा था। वांग लिन को ये भी फील कर लेता है और वैसे भी उसे पता है कि वांग लिन के पास ही वही बीड मौजूद है, तो वो समझ चुका था कि आखिर इसने कैसे ये चीज किया होगा। पर वो वांग लिन के लिए खुश था कि चलो मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर सही सलामत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर फ्रेम स्पार्क से लेकर सभी लोग इसे फील कर पाते हैं और मास्टर फ्रेम स्पार्क का जो रिएक्शन था ये कमाल का था कि वांग लिन जैसे कि मैंने अब तक यहाँ कोसों दूरों तक फील नहीं किया, वो यहाँ पहुंच चुका है। इसी दौरान वांग लिन का डिवाइन सेंस वापस आ गया था और अब वांग लिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसने जो भी अभी एक्सपीरियंस किया वो समझ पा रहा था कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ पे वो किंग शुई को भी याद करते हुए कहता है कि चलो अच्छा है कि वो सही सलामत है और मेरी उनसे दोबारा मुलाकात भी हो पाई। वहीं दूसरी तरफ किंग शुई भी वांग लिन को याद करते हुए मन में कहता है कि छोटे भाई तुम्हें शायद पता नहीं हो, लेकिन हमारे मास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, मैं इन सारे सवालों का जवाब वापस लेके आऊंगा। इसी दौरान वांग लिन कंफ्यूज था कि आखिर ज़ोरू लू मेई का आखिर प्लान क्या है इसके साथ। पर तभी वो डिसाइड करता है कि फिलहाल मुझे यहाँ से निकलने पे फोकस करना चाहिए और ज़ोरू को देखकर मुझे कहीं लगा नहीं कि उसके अंदर जरा भी डर की भावना है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पे वांग लिन लॉ को तो देख चुका था, लेकिन इसे यूज किया जाए इस पे गौर करना शुरू कर देता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। यहाँ पर वांग लिन हर एक फिगर को याद करता है जो कि लॉ पावर को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उसका यूज भी करता है। वांग लिन यहाँ पे ट्राई करता है कि क्योंकि उसके पास एंशिएंट थंडर ड्रैगन की सोल है तो वांग लिन थंडर लॉ को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिलहाल ये कंप्लीट नहीं था। तो वांग लिन अब यहाँ पे फायर पे फोकस करता है, यानी कि जो एक्सट्रीम यंग एनर्जी इस वक्त उसकी बॉडी में है वांग लिन इस पे फोकस करता है, क्योंकि अगर इसने इसे पूरी तरीके से समझ लिया और इसे यूज करना सीख लिया तो इसके जरिए से वांग लिन कहीं पे भी किसी भी जगह पर वर्ल्ड से ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएगा। यहाँ पे वांग लिन ट्राई कर रहा था कि क्यों ना वो दोनों के लॉ को लेके चले। इस दौरान यहाँ पर जो एल्डर सन का वही बर्ड था, यानी 3 आइड बर्ड, वो वांग लिन के पास आकर उसे नीचे की ओर इशारा करता है, यानी कि सामने मौजूद उस क्लिफ की गहराइयों में। और वांग लिन समझ आता है कि नीचे हो ना हो एंशिएंट गॉड से रिलेटेड कुछ मौजूद है, क्योंकि ये जो बर्ड था ये वांग लिन की बॉडी से निकल रहे एंशिएंट गॉड की ऑरा से अट्रैक्ट होके आया था। वांग लिन उसे फॉलो करते हुए डीप में जाता है। बर्फीली वादियों के बीच यहाँ पर उसे एक जाइंट सा स्कल नजर आता है और वांग लिन इसे देखते ही समझ चुका था कि एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड का सिर होगा, जिसे कि बहुत ब्रूटली और सिंगल स्लैश अटैक से ही काटा गया है। वांग लिन उस टेरिफाइंग अटैक को सोच रहा था कि न जाने वो कौन और कितना खतरनाक उसका अटैक होगा। दिमाग में उसके सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन थे, लेकिन यहाँ वांग लिन उस हेड के पास जाकर उसे ऑब्जर्व करता है। उसे एक रेड कलर का यहाँ बीड नजर आता है जो कि हाफ क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। यहाँ वांग लिन इसे चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक तगड़ा फोर्स इसे काफी दूर फेंक देता है कि तभी ऑन द स्पॉट वांग लिन को यहाँ पे ली मोहन के वक्त जब उसने हेवन के मैसेंजर से फाइट किया था वो मैसेंजर याद आता है। उसे याद आता है कि भले ही उसकी बॉडी एक एंशिएंट गॉड जैसी थी, लेकिन उस पर कुछ ऐसी सीलिंग टेक्निक का यूज किया था कि जिसके चलते
एंशिएंट गॉड बॉडी होने के बावजूद भी वो एंशिएंट गॉड नहीं रहा। वांग लिन को अब डाउट होता है कि कहीं वो जो मैसेंजर्स हैं या फिर हेवन के इसके अलावा जितने मैसेंजर्स है वो असल में एंशिएंट गॉड्स ही तो नहीं, और एक ऐसे ही क्रिस्टल की पावर की मदद से उन्हें हेवन का मैसेंजर बना दिया गया है। वांग लिन समझ चाहता है कि हो ना हो ये ताकत जो इस क्रिस्टल के अंदर है या जो इस बंदे को निपटा सकता है वो और कुछ नहीं बल्कि हेवन का दाव ही होगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एंशिएंट ऑर्डर के जितने भी कल्टिवेटर हुआ करते थे, फिर चाहे वो एंशिएंट गॉड्स हो या फिर कोई और, वो सभी लोग क्या थे? हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर। तो जाहिर है हेवन के पास ही इतनी ताकत होगी कि वो इनका कुछ बिगाड़ पाए। यहाँ पे वांग लिन को तादाद में टोटल 23 क्रिस्टल मिलते हैं, जिनमें से एक थोड़ा सा क्रैक्ड था, इन्हें अपने पास रखता है। और साथ ही वांग लिन को यहाँ पर काफी सारे स्कल्स भी नजर आते हैं जो कि अलग अलग पर्संस की हो सकती हैं। वांग लिन इन पे ध्यान नहीं देता कि तभी डीप में जाते ही वांग लिन को एक ऐसी स्वॉर्ड नजर आती है जो कि बिल्कुल सेम वैसे ही स्वॉर्ड थी जो कि हमने क्यान फेंग के पास देखा था, लेकिन इस बार ये काफी मिस्टीरियस सा ऑरा दे रहा था। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि वो इसे पिक करेगा। अब यहाँ पे वांग लिन इसे पिक करने जाता है तो एक मिस्टीरियस सी एनर्जी वांग लिन पर अटैक करती है। वांग लिन यहाँ पे फ्लेम पावर्स का यूज करते हुए सबसे पहले स्वॉर्ड के आसपास की जितनी भी आइस थी उन सभी को मेल्ट करना शुरू कर देता है ताकि आसानी हो, लेकिन जब वो पुल करने जाता है तो वापस से उसे वही फोर्स फील होती है और रेड कलर की जो लाइटनिंग थी वो ऐसा लग रहा था कि मानो इस स्वॉर्ड को अपनी ओर पुल कर रही हो। लेकिन वांग लिन एंशिएंट गॉड का पंच यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वांग लिन निकालता है स्वॉर्ड और तेजी से यहाँ से भागता है। लेकिन उस एक सेकंड में वांग लिन ने यहाँ पर एक इल्यूशनरी फिगर को देखा था जो कि मानो काफी गुस्से में था, और अब ये वांग लिन के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। वांग लिन यहाँ पर फुल स्पीड से इस गहराई से बाहर निकलता है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पे कॉल द विंड, समनिंग द रेन, इन सभी को अपने फ्लेम और थंडर दोनों पावर के साथ मिक्स करके यूज करता है। सबसे पहले यहाँ पर हम फायर ड्रैगन्स को देखते हैं, यानी कि कॉल द विंड के ड्रैगन्स को, जो कि एक एक करके इसके सामने जाके एक्सप्लोड होते हैं। वांग लिन को यहाँ मिलता है बूस्ट, वो और ऊपर जाता है और अगले ही पल समनिंग द रेन यहाँ पर आग की बौछार कर देता है। पूरा का पूरा ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग लिन ऊपर पहुंच चुका था, अब बस उसे कोई सेफ जगह पिक करनी थी, लेकिन पलट के जब वो देखता है तो वो पाता है कि वो फिगर अभी भी यहाँ से गया नहीं, इंजर्ड तो था लेकिन वहाँ मौजूद था। वांग लिन कंफ्यूज था कि आखिर ये जो लीजेंडरी फिगर है ये उस जायंट से स्कल के अंदर कर क्या रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए वांग लिन आगे बढ़ रहा था और उसे यहाँ पर आने से पहले एक नक्शा दिया गया था जिसकी मदद से ये आगे बढ़ रहा था, और वो एक ऐसे बैम्बू फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे अल्टीमेटली पहुंचना था। वांग लिन यहाँ पे सोच ही रहा था कि आखिर वो एंशिएंट गॉड मरा कैसे होगा कि तभी वो यहाँ पे उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वापस से उसे घूरने लगता है। उस पर स्पेशली जो डस्ट लगा हुआ था और जो मार्किंग्स बने हुए थे, वांग लिन को ये काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है और मन में कहता है कि जिसने भी एंशिएंट गॉड को मारा होगा आखिर उसने इसे यहाँ पे क्यों छोड़ा होगा। तभी यहाँ पे वांग लिन सोर्स ओरिजिन एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फोरहेड से वही लाइटनिंग निकलती है, सीधा यहाँ पे स्वॉर्ड में समाना शुरू कर देती है, लेकिन वांग लिन एक सक्शन फोर्स फील कर पाता है जिसके चलते वो अब इस चीज में और ज्यादा दखल नहीं देता कि तभी यहाँ वो आसपास एक बहुत बड़े से व्हाइट कलर के पैलेस को भी देखता है जो कि बैम्बू ट्री से चारों ओर से घिरा हुआ था। इस दौरान वांग लिन इस पर लगे रस्ट को निकालने के लिए यहाँ पर अपने पास से उन्हीं सालों पहले मिले उन्हीं स्वॉर्ड शीट का यूज करता है, जिनमें से एक में जैसे ही स्वॉर्ड को ऐसे लपेटता है ना तो यहाँ पर अचानक से वांग लिन को कुछ यहाँ फ्लक्चुएशन सी फील होती है। यहाँ पे वांग लिन टेरिफाइंग सी ऑरा को भी फील कर पाता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम और जो अलायंस स्टार सिस्टम के बीच में जब बैटल हुआ था, तो जब निर्वाणा वाइड एरो को यूज किया गया था, जो पावर निकला था जैसे कि वांग लिन ने फील किया था, एग्जैक्टली सेम चीज उसे यहाँ पर इस चीज से रिकॉल होती है। यहाँ पे वांग लिन किसी और की ऑरा फील कर पाता है और वो समझ जाता है कि जिस मैप को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे आया है वो बिल्कुल सही था, क्योंकि सभी के पास ये मैप था और अल्टीमेटली सभी लोग यहीं पे आने वाले हैं। इस दौरान वांग लिन फील करता है कि पीछे से वो जो इल्यूशनरी फिगर था वो यहाँ पे आ रहा है। अब वांग लिन ये जानता था कि ये जो कोई भी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका यहाँ पे सामना करना बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि इस फॉरेस्ट में लगे अगर वो रिस्ट्रिक्शन को तोड़ सकता है सिर्फ अपनी दहाड़ से तो समझ जाओ। यहाँ पे हम उसी ब्लैक रोब मैन और उसी सेंटर्स को देखते हैं जहाँ पर दोनों किसी बात के लिए पहले तो लड़ रहे थे, लेकिन फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्योंकि दोनों के पावर इक्वल्स हैं तो बेहतर है कि ना लड़े और साथ में आगे बढ़े और जो भी ट्रेजर मिलेगा एक दूसरे के साथ आपस में ही बांट लेंगे। दोनों इस पे अग्री कर जाते हैं और सीधा उसी टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी जानते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स हैं तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन भी आ चुका था और वांग लिन इन दोनों को देखता है लेकिन इन्हें बताता नहीं कि इनके पीछे कौन पड़ा है, कि तभी वो तेजी से आगे की ओर भागता है और ये दोनों भी वांग लिन को देख के समझ आते हैं कि कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, कि तभी इन्हें उसी इल्यूजनरी फिगर के आने का आभास हो जाता है और ये भी अब उल्टे पैर वांग लिन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सभी को पता था
कि यहाँ पर ये जो एम्परर का केव है जहाँ पर इन्हें अल्टीमेटली पहुंचना है और इसके टोटल 7 लेयर्स है, यानी कि थे तो 9 लेकिन 2 यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर हो गए हैं या फिर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये अभी भी र्यूमर्स पे है, लेकिन फिलहाल के लिए 7 लेयर्स है और ये लोग फर्स्ट लेयर पे ही मौजूद थे कि तभी यहाँ पर मास्टर वॉइड भी अपीयर होते हैं और आते साथ ही कुछ देर के लिए इस इल्यूजनरी फिगर को काफी दूर ढकेल देते हैं। अब यहाँ पर भागते भागते ये सभी लोग ऐसे हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस था। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन को 2 बहुत बड़े से स्टैचूज नजर आते हैं और इनमें से एक स्टैचू को देखते साथ ही वांग लिन समझ आता है कि इस केव के जो सेकंड लेयर का रास्ता है वो शायद इसी स्टैचू से होता हुआ जाएगा, क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की जो फ्लावर कॉन्क्यूबाइन थी उसके जैसी ये कुछ दिख रही थी। इसी के साथ उस इल्यूजनरी फिगर से थोड़ी देर के लिए जान छुड़ाकर ये दोनों भी यहाँ आ चुके थे, यानी कि मास्टर वॉइड और सेंट्रेस। और वांग लिन यहाँ पे जानता था कि जो मास्टर वॉइड है इसकी आंखों में इसके लिए किलिंग इंटेंट है। वांग लिन यहाँ पे सोच रहा था कि बस मैं कैसे भी करके स्टैचू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन अगर मैं भागा तो ये मुझे फॉलो करेंगे और ये तो मुझे रोक भी लेंगे, तो मुझे समझदारी से काम लेना होगा। कि तभी यहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि बताओ आखिर ये चीज तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। वांग लिन यहाँ पे झूठी कहानी बना देता है कि भाई ये कोई बीस्ट होगा उसी पुल का और रास्ते में बस मेरी इससे मुलाकात हो गई, बस तभी से ये मेरे पीछे हाथ धोके पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे मास्टर वॉइड तो वांग लिन को मारना चाहते थे, तो वो यहाँ पर अपनी लॉक अप पावर यूज करते हैं अपने वर्ड्स में और वांग लिन को ऐसे कमांड करते हैं कि हमारे लिए इससे भिड़ो और इसे यहाँ से दूर ले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जानबूझ के लॉ की पावर का यूज किया था ताकि वांग लिन को एक झटके में निपटा पाए, क्योंकि ये वही बंदा है जो कि शायद फ्यूचर में जो वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट को लीड करेगा, यानी कि उनका एम्परर बनेगा, और ऐसा तो ये कभी चाहेंगे नहीं। तो यहाँ पे जानबूझ के ये अटैक किया गया था, लेकिन वांग लिन यहाँ पे इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है उसी अज़ोर शील्ड से, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसकी ओरिजिन सोल पे जा लगता है, जिसके चलते यहाँ पे वांग लिन हवा में उड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है और उन स्टैचूज के काफी क्लोज था। और अगर इस वक्त वांग लिन के ओरिजिन सोल को वही आर्मर प्रोटेक्ट ना कर रहा होता तो वांग लिन न जाने कब का मारा जा चुका होता, और ये चीज वांग लिन भी जानता है। और यहाँ पे मास्टर वॉइड भी यही तो देख के हैरान थे कि यार मेरा ये स्पेल, यानी कि मैंने अपने वर्ड में जिस पावर का यूज किया है उससे तो मैं आसानी से इसके लेवल के बंदों को निपटा सकता हूँ, लेकिन जरा इसे देखो। यहाँ पर इसके चलते इसे और गुस्सा आता है और वो वापस से इसको मारने को दौड़ता है, लेकिन तब तक वांग लिन यहाँ पर फ्लावर कॉन्क्यूबाइन जैसे दिख रहे हैं उस स्टैचू को कॉपी करता है, लिटरली उसके पोज को कॉपी करता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का वर्टेक्स टाइप का बनता है जो कि आगे चल के एक पर्पल वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और वांग लिन इसमें समाने लगता है। इस दौरान मास्टर वॉइड जो है यहाँ पर अपने डस्ट पार्टिकल वाले अटैक को वांग लिन की तरफ कर देते हैं, जो कि आसपास की सैंड से बनाई गई थी। बेसिकली वो वांग लिन को यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड करना चाहते थे और वांग लिन अपना बहुत होशियार है, वो स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का एक सीन जहाँ पे वांग लिन ने उस वर्टेक्स के अंदर जाने से पहले यहाँ पर एक सीक्रेटली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और वांग लिन मन में कहता है कि एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। जिसके बाद वांग लिन उसी लोकेशन के पास अपनी सोर्स ओरिजिन एनर्जी को थ्रो करता है ताकि यहाँ पर वो उसकी लालच में जाए और बस मेरी जाल में फंस जाए, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सोर्स ओरिजिन एनर्जी और इसकी अंडरस्टैंडिंग थर्ड स्टेप कल्टीवेटर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब सभी की निगाहें उस पे जाती हैं और सभी लोग ऐसे दंग रह जाते हैं। तो वांग लिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता और मास्टर वॉइड भी वांग लिन के इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वही डस्ट लगी हुई स्वॉर्ड को निकालते हुए सीधा स्लैश अटैक बिल्कुल उस फॉर्मेशन के डायरेक्शन में चला देता है, यानी कि मास्टर वॉइड के ऊपर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जो बड़े बड़े स्टैचूज थे ना, जो 2 पोजीशन में खड़े थे, उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। वांग लिन तो यहाँ पे बिल्कुल काम खड़ा था, लेकिन जो स्लैश अटैक उसने किया है उसमें इसका भर भर के किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था। बाकी जो 2 लोग खड़े थे ये भी शॉक रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ मास्टर वॉइड जो कि अभी भी अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आखिर ये चीज क्या है और इन्हें पता है कि बस थोड़ी देर इन्हें और लगेगी और तब तक होल्ड करना है, लेकिन वांग लिन का ये अटैक, इससे बचाने के लिए ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर को भी बनाते हैं, लेकिन हाफ निर्वाणा वॉइड की ऑरा वाला ये जो स्लैश अटैक उस पे पड़ता है ना, जो कि रिलीज होने के साथ ही बड़े से स्वॉर्ड का शेप ले चुका था। यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से जो मास्टर वॉइड है इनके मुंह से बहुत सा खून निकलता है, पर इनकी निगाहें सोर्स ओरिजिन एनर्जी की तरफ ही टिकी रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पर ये समझ चुका था कि वांग लिन ने दोबारा अटैक किया तो मैं सीरियसली इंजर्ड हो सकता हूँ, तो वो यहाँ पर अपने एक क्लोन को बनाता है जो कि उनके ओरिजिन सोल का दूसरा हिस्सा था और अब वो दूसरे वाले को वांग लिन के साथ भिड़ने के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे वांग लिन फील कर पाता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी एक स्वॉर्ड स्पिरिट है जो कि उस पल से ही जाग चुकी थी जब वांग लिन ने इसे पहली बार थामा था और इसे चलाया था। और मजे की बात ये है कि ये अपने किए गए अटैक से ही ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वापस से चार्ज होता है, लेकिन हर बार अटैक करते दौरान वांग लिन का ये काफी ज्यादा एनर्जी भी ड्रेन कर रहा था। लेकिन यहाँ वांग लिन हैरान था कि उससे इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस कमांड दे दिया और ये अपना काम कर रहा है। यहाँ पे वांग लिन का ये निर्वाणा वॉइड ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये बात वांग लिन कंफर्म कर
चुका था और अब लगातार उस क्लोन पे अटैक करता है, लेकिन हर दूसरा अटैक पहले वाले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। लेकिन यहाँ पे इस क्लोन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसे कम से कम 23 स्लैश अटैक्स मारने पड़े थे और ये हर स्लैश अटैक के साथ एक अलग ही शेप लेता था। लेकिन एंड में यानी कि जब ये 23वां स्लैश अटैक मारता है तो इसके अंदर से सिल्वर कलर की लाइट तेजी से इमिट होती है। यहाँ पे ये जो 23 स्लैश अटैक किए गए थे ये सभी स्वॉर्ड क्लोन्स में ट्रांसफर होकर मेन स्वॉर्ड के पीछे आ जाते हैं और अब आखिरी वाले स्वॉर्ड का इम्पैक्ट जो था वो यहाँ पर मास्टर वॉइड के पीछे बने उस आइस क्यूब वाले शील्ड पे पड़ता है और वो भी चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पे वांग लिंग सारी स्वॉर्ड को मास्टर वॉइड की तरफ कमांड करता है। मास्टर वॉइड जो कि ऑलमोस्ट इस सोर्स ऑफ ओरिजिन एनर्जी को समझ चुका था, अचानक से सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ पे वो एक शील्ड को भी एक्टिवेट करता है जो कि टर्टल शेल की तरह था, लेकिन यहाँ पे एट द एंड जो 23वां स्वॉर्ड था वो यहाँ पे इसे बुरी तरीके से इंजर्ड करता है क्योंकि इम्पैक्ट उसकी छाती पे पड़ा था और मास्टर वॉइड जो है वो इसको इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि थर्ड स्टेप पे जाने का मौका कौन छोड़ सकता है। लेकिन बेचारे ने जिसके लिए इतना ज्यादा जख्म झेला वांग यहाँ पर सिंगल इशारे से ही अपनी उस एनर्जी को वापस खींच लेता है। बस फिर क्या, बेचारा इतने करीब थे लेकिन इनका सपना सपना ही रह जाता है। जाते हुए आयरन स्वॉर्ड की जो आखिरी स्ट्राइक है वो भी मास्टर वॉइड को पड़ती है और जिसके चलते वो यहाँ पर 2 कदम पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से बहुत सा खून निकलता है। वांग लिन वॉर्टेक्स के अंदर समा के यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। मास्टर वॉइड की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। वो कहता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया तो मान लो फिर हमारा सेक्टर पूरी तरीके से खत्म है। यहाँ पे बाकी के 2 लोग यानी कि वो सेंट्रेस और जो ब्लैक रॉब पहने हुए बंदा था ये वांग लिन के मास्टर प्लान को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो सेंट्रेस कहती है कि मैं देख के ही बता सकती हूँ कि इसका ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही टॉप क्वालिटी का सूडो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर है और हेवन के ब्लेंड्स यानी कि जो हेवन की तरफ से जो भी टेस्ट होते हैं उसे पास करने के लिए अगर ऐसा ट्रेजर किसी के पास होना है तो बस उसकी समझ लो चांदी ही चांदी है। क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि हर रियल में ब्रेक थ्रू करने के बाद हेवन की तरफ से टेस्ट आते हैं जिसे हम डिवाइन रेवोल्यूशन के रूप में जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये चीज है। ज्यादा डीप में जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये चीजें तुम्हें रिवील होती हुई नजर आएंगी, तो अभी से बता के तुम्हें कोई फायदा है नहीं। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अभी भी 2nd फ्लोर में भटक रहा था और उसे 3rd फ्लोर तक जाने का रास्ता ढूंढना था और वांग लिन को अब यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अभी क्योंकि ये एक सेलेस्टियल की केव है तो वांग लिन को यहाँ पे भर भर के ट्रेजर्स मिलते हैं, स्पेशली सेलेस्टियल जेड्स का तो तुम पूछो ही मत। वांग लिन के पास इतने सारे सेलेस्टियल जेड्स थे कि एक प्लेनेट के जितने सेक्ट होते ना उन सभी को ये चला सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन फाइनली 6वें फ्लोर के पास भी पहुंच चुका था जहाँ पर कि उसे सीनियर ज़ियाओ यी की भी ऑरा फील होती है। पर तभी यहाँ पर कल्टीवेशन कपल्स इसके सामने अपीयर होते हैं और बताया जाता है कि ये जो 6ठा फ्लोर है इसमें बहुत से सेलेस्टियल पिल्स मौजूद है और जिसके लिए अल्टीमेटली सभी लोग यहाँ पे आने तो वाले ही थे, लेकिन उससे पहले वांग लिन के यहाँ पे सेलेस्टियल कपल के दर्शन होंगे ये उसे पता नहीं था। इस दौरान मास्टर वॉइड जो कि अब ठीक ठाक रिकवर हो चुका था वो भी यहाँ पर 6वें फ्लोर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जानता है कि इनके पास सीनियर ज़ियाओ यी का कोई ना कोई पता तो होगा, लेकिन ये लोग इसे बताने नहीं वाले। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों वांग लिन की जो रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज इसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि ये पहला बंदा था इनके बाद जो कि यहाँ पे आया था। यहाँ पर वांग लिन सेलेस्टियल एम्परर की जितने भी सेलेस्टियल पिल्स थे उन्हीं की ओर जाने लगता है और ये दोनों भी पीछे पीछे से फॉलो करते हैं और वो लेडी मन में कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा वो जो स्वॉर्ड स्प्लिट था उसकी और इस लड़की की सोच कितनी ज्यादा सिमिलर है, दोनों ही सेम डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेलेस्टियल कपल्स थे ये वांग लिन को कुछ हार्म पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आए थे, उन्हें तो बस यहाँ पर ट्रेजर से मतलब था, तो वो यहाँ से रास्ते अलग कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जाने से पहले वो जो फीमेल कल्टीवेटर थी ना वो यहाँ पर वांग लिन को देखकर स्माइल करती है। ऐसा लग रहा था ये मानो यहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ वांग लिन के लिए प्लान करके रखा है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन मैप को फॉलो करते हुए सीधा उसी लेयर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे सेलेस्टियल पिल्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगा हुआ था ये कोई ऑर्डिनरी फॉर्मेशन नहीं था और यही चीज वांग लिन को काफी ज्यादा खटकती है क्योंकि इतना स्मूथली इसे बैलेंस किया गया था रिस्ट्रिक्शन के साथ कि वांग लिन भी सोच में पड़ जाता है कि इतना फ्लॉलेस रिस्ट्रिक्शन और फॉर्मेशन का तालमेल कैसे हो सकता है। कि तभी यहाँ पे वांग लिन ने आज तक की जितने भी उससे फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शंस की नॉलेज थी उनका यूज करता है। 4 से 5 दिन वांग लिन को लगते हैं और फाइनली वो सीधा उसी गेट के बाहर मौजूद था जिसके आगे वही एल्केमी रूम था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ दस्तक देता है एक स्वॉर्ड उसके सामने आके रुक जाती है और अगले ही पल सामने थे सीनियर ज़ियाओ यी। वांग लिन इतने टाइम बाद उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इनकी ऑरा काफी ज्यादा बदल चुकी थी, वो फील कर पा रहा था और सीनियर ज़ियाओ यी उसे देखकर कहने लगते थे कि मुझे इतना यकीन था कि अगर मैं यहाँ पर किसी इंसान से मिलूंगा ना पहले तो वो तुम ही होगे। यहाँ पे सीनियर ज़ियाओ यी की आंखों में एक गम भी था कि वांग लिन को यहाँ पर इनसे वो जो सूडो निर्वाणा ट्रेजर था उस लेवल की टॉप ऑरा फील हो रही थी और वांग लिन ये देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिलहाल वो कुछ नहीं कहता और सीनियर कह के उन्हें
रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि वांग लिन सीनियर ज़ियाओई के लिए क्या मैटर करता है, तो वो यहाँ पर उसकी जितनी भी इंजरीज है वो देख कर कहने लगता है कि मेरे भाई को आखिर किसने इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया, नाम बताओ उसका। यहाँ पे वांग लिन ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस मास्टर वॉइड के बारे में उसे बताता है, जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा जाते हैं सेलेस्टियल कपल्स के पास। अब क्योंकि इतने टाइम में इनके बीच अच्छी खास बॉन्डिंग टाइप की हो चुकी थी, मतलब दुश्मनी जैसा कुछ नहीं था, तो वो यहाँ पर वांग लिन के लिए उनसे कुछ पिल्स मांगने चला जाता है। अब यहाँ पर उसकी बात सुनते साथ ही वो जो फीमेल कल्टीवेटर थी यानी कि हू ज़ुआन, वो यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि बिल्कुल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में ये सारा जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया गया था ये इन्हीं दोनों ने लगाया था, क्योंकि सीनियर ज़ियाओई के कहने पर ये लोग अगले ही पल रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं और वांग लिन को बहुत सी पिल्स ये लोग देते हैं, लेकिन ये कुछ लोअर रैंक के पिल्स थे और ये बात ज़ियाओई को पसंद नहीं आती, तो वो यहाँ पर एक एक करके सीक्रेट्स बताने लगता है कि कैसे वांग लिन ने इसकी जान बचाई। अब यहाँ पर बहुत पुरानी वो कहानियां सुनाने लगता है, साथ ही यहाँ पर वो टिंगर यानी कि जो किंग शुआन है उसके बारे में भी बताता है कि एक लड़की थी जिससे वो मिला और फिर कैसे इनके बीच प्यार हुआ और फिर कैसे उसे बचाने के लिए वो किस हद तक गया, फिर एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन गया। ये सारी कहानियां जब वो बताता जाता है तो यहाँ पर ये जो सेलेस्टियल कपल थे ये हायर लेवल के पिल्स वांग लिन को देते जाते हैं, क्योंकि सीनियर ज़ियाओई इतने सालों से इनके आसपास थे, इनके साथ थे, लेकिन ये लोग कभी भी सोल सर्च नहीं कर पाए और ना ही कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से जो रिस्ट्रिक्शन उनकी बॉडी में लगे हैं यानी कि इनके डिफेंस में वो एक्सप्लोड कर सकती थी। तो अब यहाँ पर ये खुद ब खुद सब कुछ बता रहा है, रेन सेलेस्टियल रियलम के बारे में भी वो सब कुछ पता है और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम लोगों को पता ही है कि कैसे सीनियर ज़ियाओई एक स्वॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हुए। इसी के साथ यहाँ पे जो सीनियर ज़ियाओई है वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम दोनों के बहुत से एहसान है मेरे ऊपर, जो मेरे किंग शुआन के लिए मेरी टिंगर के लिए कुछ करता है मैं उसे कभी नहीं भूलता। अब यहाँ पे वांग लिन भी ये सुन के हैरान था। सेलेस्टियल कपल्स वांग लिन से किंग शुआन को देखने की जिद करते हैं। ये सुनकर वांग लिन और ज्यादा हैरान था और पूछ ही देता है कि आखिर हो कौन तुम दोनों, तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अब यहाँ पर ये सुनकर वो दोनों सेलेस्टियल कपल्स हंसते हैं और तब यहाँ पे उनमें से एक बंदा बताता है कि असल में मैं वांग पेई सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का सेकंड डिसाइपल हूँ, साथ ही उनका बनाया गया उनका फर्स्ट गार्ड भी हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फीमेल थी यानी कि हू ज़ुआन वो भी बताती कि मैं 7वीं डिसाइपल हूँ और किंग शुआन मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर है। वांग लिन पूछता है कि सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हो गया था तो आखिर तुम कैसे जिंदा हो। अब यहाँ पे ये दोनों बताने लगते हैं कि तब किसी काम के चलते ये लोग सेलेस्टियल रियलम में थे नहीं, लेकिन जब वापस आए तब तक सब खत्म हो चुका था। थोड़ा सर्च वगैरह करने के बाद इनको पता चला था कि असल में इनके मास्टर अभी भी जिंदा है और बस उसी की तलाश में ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे वांग लिन इनकी बात मान लेता है और जैसे ही किंग शुआन को निकालने के लिए पगोड़ा बाहर निकालता है कि तब तक यहाँ पे बाइलू काफी जोर जोर से हंसते हुए आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों ने जितने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो शायद काफी नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना तो मानता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे काफी देर तक होल्ड करके रखा। लेकिन तभी जैसे एंशिएंट डेमन बाइलू की नजर वांग लिन पे जाती है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़का यहाँ इस लेवल तक कैसे आ गया। यहाँ पे इसे देखते साथ ही हू ज़ुआन जो थी वो यहाँ पर इस पैलेस के आसपास यानी कि इस 6th लेयर के आसपास जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उन सभी को एक झटके में एक्टिवेट कर देती है। जो देखकर वांग लिन हैरान था तो वो स्माइल करते हुए बताती है कि हाँ मेरे मास्टर ने ही मुझे रिस्ट्रिक्शंस की नॉलेज दी है और ये सब कुछ उन्हीं का लगाया गया है, मैं तो बस यहाँ पर आके इन्हें सेट कर रही हूँ। सो होमीज हमारा आज का ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इस वीडियो में 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करने होंगे ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कल ही देखने को मिल जाए। अगर टारगेट आज ही पूरा कर देते हो तो मैं रात में ही इस पे काम चालू कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।